अनुपमा की जिंदगी फिर से एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां हर पल उसे डर, पछतावे और छुपे हुए इमोशंस के बीच से गुजरना पड़ रहा था। इस बार वह सिर्फ एक कुक बनकर एक घर में काम कर रही थी, लेकिन जब उससे खाना परोसने को कहा गया तो उसका दिल एक बार फिर से तेजी से धड़कने लगा। उसे डर था कि अगर प्रेम और अनिल ने उसे पहचान लिया तो क्या होगा। उसने अपने मन को शांत करते हुए खुद को समझाया कि बस काम खत्म करके जल्दी से निकल जाना है। उधर प्रेम खाने के स्वाद से चौंक गया था। हर एक निवाले में उसे कुछ जाना पहचाना सा एहसास हो रहा था। उसे महसूस हुआ जैसे यह खाना उसकी मां अनुपमा के हाथों का बना हो। पर खुद से ही झिझकते हुए वह इस बात को अपने मन में ही दबा गया। अनुपमा पूरे समय प्रेम से बचते हुए खाना परोस रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। प्रेम बार बार इधर उधर देखता, लेकिन अनुपमा की झलक उसे नहीं मिलती। अनुपमा जल्दी से काम खत्म करके रसोई में चली जाती है, यह सोचकर कि वह बिना देखे वहां से निकल जाएगी। दूसरी ओर राही और पराग की मुलाकात मनोहर जी से होती है, जो राही को एक पौधा गिफ्ट करते हैं और पूछते हैं कि क्या वह अपनी डांस अकादमी शुरू करना चाहती है। राही मुस्कुराते हुए हाँ कहती है, और जब मनोहर जी कहते हैं कि आजकल लोग मॉडर्न डांस को पसंद करते हैं, तो वह बड़ी सहजता से जवाब देती है कि किसी भी डांस की नींव क्लासिकल होती है और एक दिन लोग उसकी अहमियत जरूर समझेंगे। राही की बातों से मनोहर जी इतने प्रभावित होते हैं कि वह उसे खुद क्लासिकल डांस सिखाने का वादा करते हैं और बदले में राही से हिप हॉप सीखने की इच्छा जताते हैं। राही यह सुनकर मुस्कुराती है और उन्हें धन्यवाद देती है। जब मनोहर जी उससे पूछते हैं कि उसका गुरु कौन है, तो राही थोड़ी चौंक जाती है। वह कहती है कि उसका कोई गुरु नहीं, उसने बस देखकर सीखा है। इधर गौतम फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और अंश व प्रार्थना पर नजर रखने की हिदायत देता है। तभी परी उसकी बातें सुन लेती है। वह गुस्से में पूछती है कि आप सब कुछ छोड़कर ये जासूसी क्यों कर रहे हैं। गौतम उसे ताना मारते हुए कहता है कि तुम सिर्फ साइज में बड़ी हो, दिमाग में अभी बच्ची हो। परी उसे समझाने की कोशिश करती है कि प्रार्थना को अब चैन से जीने दो, लेकिन गौतम गुस्से में कहता है कि वह चाहे ड्रोन से नजर रखे, लेकिन उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ अनुपमा जब रसोई में पैसे लेने जाती है, तो मालकिन उसे जिद करके कैश देती है। अनुपमा पैसे लेकर जल्दी जल्दी निकलने लगती है, लेकिन तभी प्रेम और अनिल खाने की टेबल पर आ जाते हैं। प्रेम को खाने का वही स्वाद फिर से याद आता है, जिससे उसका मन बेचैन हो जाता है। अनुपमा उसे पीछे से देख रही होती है, लेकिन वो छिपकर जल्दी निकल जाती है। जब वह बाहर निकलती है, तो शीशे में प्रेम उसे देख लेता है। यह पल अनुपमा के लिए बहुत भारी होता है। वह डर जाती है, सोचती है कि प्रेम अब जरूर सब कुछ समझ जाएगा। अनुपमा की चाल इतनी तेज होती है कि वह रास्ते में किसी से टकरा जाती है और उसके हाथ से पैसे गिर जाते हैं। जैसे ही वह पैसे उठाने लगती है, प्रेम उसके पास आता है और मदद करता है। अनुपमा उसे देखकर घबरा जाती है, उसे अपने बीते दिन याद आ जाते हैं। वह गुस्सा, वह दूरियां, वो तकलीफें। वह कांपती हुई आवाज में बोलती है, माफ करना प्रेम, मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे देखो। मैं जहां जाती हूँ सब कुछ बर्बाद कर देती हूँ। तुम मुझसे दूर ही रहो, यही बेहतर होगा। प्रेम कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन अनुपमा वहां से भागने लगती है और गिर जाती है। प्रेम दौड़कर उसे संभालता है। उधर राही बार बार प्रेम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। वह सोचती है कि कहीं प्रेम और उसकी मम्मी की मुलाकात ना हो जाए। उसकी चिंता बढ़ती जाती है। तभी पराग आता है और उसे बाहर खाने के लिए चलने का सुझाव देता है। राही थोड़ी असहज होती है, लेकिन हाँ कर देती है। वहीं मनोहर जी राही से पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी मेरी तरह नाम भूलने की आदत है। राही हंसते हुए कहती है कि नहीं, बस कभी कभी उलझन हो जाती है। वह कहती है कि पिछली बार जब मिलने आई थी तब तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मुलाकात नहीं हो पाई। मनोहर जी एक और पौधा दिखाते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ तुम्हारे और हमारे कुक के लिए है। राही पूछती है, क्या सबको ऐसा गिफ्ट मिलता है। वे कहते हैं, नहीं, यह विशेष है।
वह कुक बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसका नाम? हाँ, पूर्णिमा। अनुपमा का नाम उन्हें याद नहीं आता और वह नाम बदलकर कुछ और कह देते हैं। इन सबके बीच अनुपमा अब उस पुराने प्रेम की यादों में उलझती जा रही थी, जो उसे बार बार उस घर की ओर खींच लाता था जहां वह नहीं जाना चाहती थी। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। प्रेम और अनुपमा का आमना सामना अब हो ही चुका था। लेकिन क्या इसका अंजाम उनके रिश्तों को फिर से जोड़ने में होगा या यह मुलाकात एक और बिछड़ने की दस्तक होगी? यह जानना बाकी है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ थम सा गया था। प्रेम, जो हमेशा गुस्से में रहता था, अब थक कर अनुपमा की गोद में सिर रखकर सुस्ता रहा था। अनुपमा की आंखों में आंसू थे, दिल में भारीपन और चेहरे पर एक गहरी बेचैनी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन यकीन मानो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में दर्द और पश्चाताप दोनों थे। मैं भी एक माँ हूँ, मैंने भी समर को खोया है। जवान बेटे को खोने का दुख मैं समझती हूँ। वह खुद को रोक नहीं पाई और आर्यन की मौत का पूरा दोष खुद पर लेने लगी। प्रेम ने उसे बीच में ही रोक दिया। उसके स्वर में नरमी थी। आप माफी मत मांगिए, आप दोषी नहीं हैं। यह सुनकर अनुपमा की आंखें और भर आईं। वह हैरान थी कि आज वही प्रेम, जिसने उसे इतनी बार दोषी ठहराया, आज उसका पक्ष ले रहा था। प्रेम बोला, हमने आर्यन को आपकी वजह से नहीं खोया। यह सब होनी का खेल था। मैं उस वक्त ये नहीं समझ पाया, इसलिए आपको ही दोष देता रहा। लेकिन जब बात समझ आई, तब खुद पर बहुत गुस्सा आया। आपको साथ देना था, पर हमने ही आपको अकेला छोड़ दिया। अनुपमा ने प्रेम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम ऐसा मत बोलो। आज जो तुमने कहा, उससे मेरे दिल का बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसकी आंखों में सुकून था और उसने प्रेम को गले से लगा लिया, जैसे वर्षों की दूरी एक ही पल में मिट गई हो। उधर राही और पराग रास्ते में थे। राही के मन में अनुपमा से हुई मुलाकात बार बार घूम रही थी। अचानक उसने गाड़ी रुकवाई। पराग चौंका, क्या हुआ? लेकिन राही कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में बेचैनी थी। मुंबई की गलियों में घूमते हुए पराग राही को एक फेमस वड़ा पाव की दुकान पर ले गया। प्रेम वहां मुंबई में खा रहा होगा और हम यहाँ। वह मुस्कराया। राही ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके मन में हलचल जारी थी। मैं मुंबई से रिश्ता नहीं रखना चाहती, फिर भी ये शहर मेरा पीछा नहीं छोड़ता, उसने मन ही मन सोचा। इधर प्रेम अनुपमा से कह रहा था, मैं राही को बताऊंगा कि मैं आपसे मिला हूँ। वह नाराज है, पर मैं उसे मना लूंगा। अनुपमा ठिठकी, उसकी आंखें नम हो गईं। प्रेम के हाथ को अपने सिर पर रखती हुई बोली, तुम्हें मेरी कसम है, राही को मत बताना कि तुम मुझसे मिले थे। वो मुझसे नफरत करती है। मैं अपनी बेटी को दुख नहीं देना चाहती। प्रेम सन्न रह गया। वह उस दर्द को समझ सकता था जो एक माँ अपनी बेटी से दूरी में महसूस करती है। तभी उसकी नजर अनुपमा की कलाई पर पड़े उस कड़े पर पड़ी जो उसने राही को जन्मदिन पर दिया था। वह चौंक गया। क्या आप राही के जन्मदिन वाले दिन उससे मिली थीं? उसने पूछा। लेकिन अनुपमा ने बात टाल दी और अपना वादा दोहराया। उधर वड़ा पाव खाते वक्त राही ने एक पल के लिए कह दिया, मम्मी अच्छा बनाती थी। फिर तुरंत रुक गई और बात बदल दी। पराग ने गौर किया और कहा, तुम उन्हें भूल नहीं पाई हो। अगर इतना याद आता है तो उन्हें खोज क्यों नहीं लेती? राही ने आंखें चुराईं। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। पराग ने खुद को दोषी ठहराया। शायद उस वक्त मैं स्थिति को ठीक से नहीं संभाल पाया और सारी जिम्मेदारी तुम और प्रेम पर आ गई। राही ने बात को वहीं खत्म किया, लेकिन पराग ने कहा, तुम प्रेम से ज्यादा टैलेंटेड हो। यह सुनकर राही मुस्कराई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास लौटा। फिर एक खूबसूरत सीन दोनों जगहों पर एक साथ घटा। अनुपमा ने प्रेम से कहा, मेरा दामाद बहुत बेस्ट है। मेरी बेटी बहुत लकी है कि उसे तुम जैसा जीवन साथी मिला। उसी वक्त पराग ने राही से कहा, मेरा बेटा बहुत लकी है कि उसे तुम जैसी पत्नी मिली। और मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। राही ने जवाब दिया, बहू नहीं, बेटी। और इधर प्रेम ने कहा, दामाद नहीं,
बेटा। हर संवाद जैसे अधूरी कड़ियों को जोड़ रहा था, हर शब्द जैसे सालों से रुकी भावनाओं को बाहर निकाल रहा था। फिर एपिसोड की आखिरी झलक में अनुपमा प्रेम से कहती है, अब मैं वापस लौट कर नहीं आऊंगी। यह सुनकर प्रेम स्तब्ध रह जाता है और अगले ही पल प्रेम राही के सामने अनुपमा का जिक्र करता है और कहता है, खाने का स्वाद बिल्कुल अनुपमा के हाथों जैसा था। राही गुस्से में भड़क उठती है और कहती है, प्लीज अनुपमा का नाम मत लीजिए। अब क्या प्रेम अनुपमा और राही के टूटे हुए रिश्तों को जोड़ पाएगा? क्या राही के मन में छुपा दर्द बाहर आएगा? और क्या अनुपमा हमेशा के लिए इस रिश्ते से खुद को अलग कर लेगी? इन सवालों का जवाब अगले एपिसोड में जरूर मिलेगा। पर एक बात तय है, दिलों की कहानी सिर्फ संवादों से नहीं बल्कि भावनाओं से लिखी जाती है।